हेलो दोस्तों। सॉरी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी का जनरल स्टडी पेपर 1 का टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। ये फुल टेस्ट है। इसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन होंगे और पूरे 150 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और बता दें आपको, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी वीडियो आएगा आपको पहले मिलेगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की रचना की थी? तो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की रचना ये आपको किए थे A.R. देसाई ने। A.R. देसाई द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की रचना की गई थी। राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण को शामिल करते हुए ये एक पुस्तक में विश्लेषण इसका किया गया है। और जो भारतीय राष्ट्रवाद पिछले 150 वर्षों से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक क्या क्या हुए, क्या क्या इसके प्रभाव रहे, इस पे प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वांडीवास की लड़ाई 1758 से 63 के नाम से भी जाना जाता है? तो वांडीवास का युद्ध मेनली आपको 1760 में हुआ था और ये एक ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच होने वाला युद्ध है। और इस युद्ध को हम जानते हैं आपको कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन जो 1760 में हुआ था वो हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे एक तरफ दिया है युद्ध और किसके बीच ये युद्ध लड़ा गया। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको मालूम होगा कि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में। तो 1526 में ये गलत दिया हुआ है, अकबर हेमू दिया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये आपको पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। किनके बीच हुआ था? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ये भी गलत दिया हुआ, इब्राहिम और बाबर इब्राहिम लोदी, ये उल्टा दे दिया है, ये भी गलत हो गया हमारा। और पानीपत का तृतीय युद्ध ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली द्वारा 1761 में हुआ था। तो ये बिल्कुल राइट है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित है, मतलब सही है, तो सिर्फ 3 है। और तो इसमें हो जाएगा युग में से कौन सा सुमेलित है, तो 3। केवल एक कथन है, इसको पूछना चाहिए कि कितने सुमेलित है, तो सिर्फ एक सुमेलित है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। उन्होंने एक नई भू राजस्व प्रणाली लागू की जिससे मैसूर रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला था। ये बिल्कुल राइट आंसर है। और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये भी बात सही है। और वे जैकोबियन क्लब की सदस्य भी थे, ये बात भी सही है कि उन्होंने 1797 में जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। और तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सहायक राज्यों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से राज्य जो सहायक संधि स्वीकार किए और कब किए, उन्हीं का क्रम बताना है। जैसे पूछा है उपयुक्त राज्यों का सही क्रमानुक्रम बताए, तो कालानुक्रम बताना है, इसका सीक्वेंस बताना है। चलिए देख लेते हैं। तंजौर, तो तंजौर आपका हुआ था 1799 में, सहायक संधि स्वीकार किया था। वही आपको पेशवा किया था 1802 में, 1802। और जबकि हैदराबाद 1798 में ही किया था और भोसले आपको 1803 में। तो इसमें पूछा है सही, आप दिखा दीजिए कि सबसे पहले आएगा हैदराबाद 3 2 में दिया है बी और सी में। उसके बाद आएगा 1, 3 के बाद 1, और उसके बाद 2, 4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से। जैसे मध्य प्रदेश के सिलखेड़ा जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश के सिलखेड़ा में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण खोला गया है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है,
तो ये बात भी आपको मालूम होगा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर 8 का नाम बताए, हम सीक्वेंस से बता देते हैं आपको। जैसे गुजरात हुआ पहला, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर उधर आ जाएगा आपको त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, बिल्कुल राइट आंसर ये भी है। और ये आपको मालूम होगा कि दोनों का कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही कि ए आर दोनों तो सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल जो थी, ये आपको स्थापित की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल स्थापित की गई है। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। और एक और जानकारी दे दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है, मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग मंगाते हैं पाम ऑयल दूसरे देशों से। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वसुंधरा ताल, मबन झील, पयुंगरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो वसुंधरा ताल, मबन झील, इससे स्पष्ट होता है कि ये उत्तराखंड का है। ये उत्तराखंड में तीनों है। और जैसे वसुंधरा ताल, मबन झील, पिंगरू झील, ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में खटिया गांव और परता बेटा 2 स्थान चर्चा में है। दोनों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड में बहुत सारे पुरातात्विक स्थान मिले हुए हैं। और ये जो कच्छ का जिला है, कच्छ जिला, उसमें जो खटिया गांव है और परता बेटा, ये दोनों भी पुरातात्विक उत्खनन स्थान है। यहाँ से आपको बता दें 500 शव सहित एक सामूहिक कब्र मिला हुआ है। 500 लाशों का एक कब्र है, वो खोजा गया है। तो ये एक पुरातात्विक उत्खनन स्थान है। तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्डिक्स ज्वालामुखी की खोज निम्नलिखित में से किस ग्रह पर की गई है? तो नॉर्डिक्स ज्वालामुखी की खोज ये आपको मंगल ग्रह पे की गई है। याद रखिएगा कि मंगल ग्रह पे खोजा गया ज्वालामुखी जिसका नाम है नॉर्डिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंधु। बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि ये जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब भारत में 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त होता है और इसमें से 2 सदस्य का नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंधु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 के लिए संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए आपको चुना गया है जिसका नाम है टीएम कृष्णा को 2024 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये बात याद रखिएगा। इनको मैक्सेस पुरस्कार भी मिल चुका है। कर्नाटक की गायिका हैं और इन्हें अब 2024 में कला निधि पुरस्कार भी मिला है, संगीत कला निधि पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मिशन 414 शुरू किया है? तो ये मिशन शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मतदान की संख्या बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके, इसके लिए एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है मिशन 414। तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ने क्रय शक्ति मामला अर्थात पीपीपी के आधार पर भारत के रैंक की घोषणा की। पीपी के आधार पर भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये बात गलत हो जाएगी। क्रय शक्ति के आधार पर भारत दूसरी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और दूसरा कथन बोलता है, भारतीयों की क्रय शक्ति अधिक है क्योंकि भारत में वस्तुएं और सेवाएं सामान्यतः अधिक सस्ती है। तो ये बात भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सही कौन है? दोनों सही नहीं है, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ज्वालामुखी परिवर्तन के कारण सहारा रेगिस्तान का विस्तार अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण की ओर हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सहारा रेगिस्तान की उपस्थिति का सबसे प्रासंगिक कारण है? तो इसमें सबसे प्रासंगिक कारण जो विस्तार का है, ठंडी समुद्री धारा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो इस क्षेत्र से ठंडी किनारी धारा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, ना कि ठंडी समुद्री जलधारा। तो पहला कथन हमारा ठंडी समुद्री जलधारा, जबकि किनारी जो है वो ठंडी समुद्री जलधारा है। तो बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा। इसीलिए आवश्यक तापमान हो जाता है वाष्पीकरण के दौरान और इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला कथन सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर से निकटता, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। अल्फ्रेडो प्रक्रिया के दौरान ये उच्च दाब होता है, जबकि ये अटलांटिक महासागर के निकट नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे एक तरफ नेता दिया हुआ है, एक तरफ 1857 के विद्रोह का केंद्र है। तो मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे? ये फैजाबाद से थे। बिल्कुल राइट आंसर इसमें सही सुमेलित है। खान बहादुर आपको ये कहाँ से थे? बरेली से ही थे। ये बरेली से नेतृत्व किए थे। शाहमल जो थे, ये शाहमल आपको बागपत से किए थे, न कि बिहार से, बागपत से। जबकि बिहार से किए थे आपको कुंवर सिंह, सबको मालूम होगा कुंवर सिंह। वहीं बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें इसमें सही सुमेलित पूछा है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्हें भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। वे बंगाली पुनर्जागरण के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। यहीं से स्पष्ट हो जाता है। आगे पढ़ लेते। वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बिल्कुल सही है। और वे बेथुन स्कूल के सचिव भी रहे, तो बिल्कुल सही है। ये बात जो कही गई है, उपयुक्त कथन, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कही गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया था? तो एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा आपको ये दिए थे श्री नारायण गुरु ने भारत के उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया और इन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि बहावी आंदोलन जो है ये मुस्लिमों से ही संबंधित है। 1703 से 1792 में मुस्लिम अब्दुल अल बहाव के द्वारा स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल ये मुस्लिम के द्वारा ही शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन ये भी मुस्लिम आंदोलन है। मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था, देवबंद आंदोलन। वहीं अहमदिया आंदोलन ये भी आपको मुस्लिम सुधार आंदोलन है। जिसका स्थापना 1889 में भारत के मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। वही रहनुमाई मजदायना सभा, तो ये एक पारसी समुदाय का धार्मिक सुधार आंदोलन था। ये मुस्लिम सुधार आंदोलन नहीं था, रहनुमाई। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी इस अधिनियम से बहुत असंतुष्ट थे क्योंकि वे इसे अपनी मांगों का मजाक मानते थे। उन्हें गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के बजट पर बोल देने और सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करने का अधिकार मांगा। उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का वादा बुलंद किया। तो ये उपयुक्त कथन जो है वो किस अधिवेशन में बोला गया था, ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था आपको भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सफेद एम्बेसडर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया था यूएसए ने सफेद एम्बेसडर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। ये एम्बेसडर जो है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है।
जिसे थी ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। घातक कैंसर के कारण एम्बेस्टर के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ई वैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में ब्राजील के साथ 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री वार्ता में भाग लिया। इस वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2+2 जो वार्ता होता है वो रक्षा और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ये दोनों देशों के बीच पहली बार वार्ता हुआ था। सही बात है कि भारत और ब्राज़ील के बीच ये पहली बार वार्ता हुआ है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा की है। तो ये बात भी सही है, इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर का अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल परीक्षण अर्थात ISBA को आवेदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह UNEP के तहत एक अंतर सरकारी संगठन है। तो ये बात गलत हो जाएगी आपको। ये जो है स्वतः अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, न कि ये UNEP के तहत है। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ये गहरे समुद्र में खनिजों को इकट्ठा करने के लिए महासागरीय अन्वेषण करता है। तो ये बात सही है कि ये गहरे समुद्रों में खनिजों को इकट्ठा करने के लिए जांच पड़ताल करता है। यह उभरते और कम विकसित देशों को गहरे समुद्र की तकनीकी का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो कम विकसित देश हैं उनको ये समुद्र की गहराइयों में जाकर खोज करना, चाहे उनसे कुछ प्रतिनिधि तकनीकी के बारे में जानकारी देता है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंकुलादरला चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका है शामिल हिमाचल प्रदेश में। सिंकुलादरला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मेनली सीमा पे स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 हाल ही में खबरों में थी। इस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो भारत रोजगार अधिनियम, ये आपको मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इस दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक जो है ये प्रकाशित की जाती है आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें ये बताया जाता है कि हर साल जो खाद्य पदार्थ है उसको कितना हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें अगर औसतन देखें इसका रिपोर्ट के अनुसार तो एक आदमी पर साल एक साल में 79 अर्थात 69 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ है? तो पहला परमाणु शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ है। ब्रुसेल्स के बेल्जियम में आयोजित किया गया है पहला परमाणु शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीरो FIR मामला चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जीरो FIR मामला जो है ये है FIR उस क्षेत्र के बाहर ही दर्ज की जाती है जहां अपराध किया गया था। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जीरो FIR का मतलब है कि FIR उस क्षेत्र से बाहर दर्ज की जाती है जहां अपराध किया गया था। अगर अपराध जहां हुआ है उस क्षेत्र के बाहर भी इसे दर्ज की जाती है और इसे ही जीरो FIR मामला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टारगेट हाल ही में खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्टारगेट जो है ये है एक AI सुपर कंप्यूटर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये एक प्रकार का AI सुपर कंप्यूटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा स्टारगेट क्या है? AI सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कच्चातीवी द्वीप हाल ही में खबरों में था, इस पर निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन साम्राज्य का शासन था? तो किच्चायू द्वीप ये श्रीलंका में स्थित है
और इस पे आपका जाफना साम्राज्य का वर्चस्व था, इसी का अधिकार था। लेकिन इससे एक चीज़ बता दें कि जो ब्रिटेन राज था, ब्रिटिश राज, उस राज्य में मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको शामिल भी किया गया था एक बार। तो याद रखिएगा कि कच्चाभी द्वीप जो है उस पर जाफना साम्राज्य का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं के जीत हासिल की है? तो जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं की संख्या आपका है, जो 2019 में हुआ है उसमें है आपका 74 महिलाओं ने जीत हासिल की है, याद रखिएगा। इसमें आपको 69 उम्मीदवार उतरे, भाजपा के सबसे ज़्यादा 69 उम्मीदवार उतरे, उसके बाद कांग्रेस के 41 उम्मीदवार थे महिलाओं में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 के रूप में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था? तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 जो था उसके लिए आपको कौन सा संशोधन किया गया था ये पूछ रहा है। तो उसके लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, इसी में नारी शक्ति वंदना अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने पहली शिखर स्तरीय भारतीय सऊदी अरब राजनीतिक साझेदारी परिषद SPC बैठक की मेजबानी की है? तो SPC बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली ने की है, जो पहला शिखर स्तरीय भारतीय सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद है। तो इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। मध्ययुगीन में इस द्वीप पर सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, हम दूसरा बताएं। यह हैदराबाद हाउस में भारत सऊदी अरब राजनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक के क्रियान्वयन का हस्ताक्षर किया गया है। तो ये आपको नई दिल्ली नहीं होगा बल्कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये हैदराबाद में किया गया है, याद रखिएगा कि जो भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद है इसकी बैठक हैदराबाद में हुई है। अगला क्वेश्चन है, गृह मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें 10 नवंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता BNS अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इस रिपोर्ट को जो 10 नवंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता का है, इसका रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए थे उनका नाम था श्री ब्रजलाल ने गृह मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया और 10 नवंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा की गई है? तो ये किस निकाय की गई है? इसमें किया गया है आपको राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण NCCSA, मतलब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, इसकी जो निकाय की स्थापना की गई है कहाँ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में वो जाना जाता है रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी मूल रूप से जैविक संगठन के 4 स्तरों पर केंद्रित है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो जो पारिस्थितिकी मूल के रूप में है उसमें जैविक स्तर पर 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, मतलब 4 उसकी मूलभूत संरचना है। जैसे जीव, तो बिल्कुल सही, जीव भी है, आबादी है, समुदाय है, प्रजातियां नहीं होगी, इसमें प्रजातियां गलत दिया हुआ है, प्रजातियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इसका होता है चौथा जो होता है वो होता है बायोम होता है, याद रखिएगा। बायोम एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जलवायु, वनस्पति और पशु समुदाय रहते हैं, उन्हीं को बायोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जन्म दर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है?
तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में पूछा है। तो इसमें देखते हैं, किसी विशिष्ट अवधि में जन्म लेने वालों की संख्या जो प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व में जोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि अगर किसी विशिष्ट अवधि में, जैसे कोई एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, उसमें जो जन्म होता है उस जन्म को प्रारंभिक जनसंख्या घनत्व में जोड़ी जाती है। कहीं मान लो आपका 100 आदमी है और उसका जनसंख्या घनत्व एक साल में 100 है। अगर उसमें 10 आदमी और आ गया तो 110 हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, उसको ऐड कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में जनसंख्या अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सहभोजिता से संबंधित है। तो सहभोजिता से संबंधित मतलब एक दूसरे का पूरक है। तो इसका हो जाएगा आपको, एक प्रजाति को लाभ हो और दूसरे अप्रभावित रहे। तो बिल्कुल इस जो सहभोजित से संबंधित होते हैं जीव, उसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे प्रजाति को कोई हानि नहीं, अप्रभावित रहते हैं, ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको इसमें बता दें और भी कुछ अवधारणा है, जैसे दोनों प्रजातियों को लाभ हो तो उसको क्या बोलेंगे, सहजीवित। उसको बोलते हैं सहजीवित, मतलब दोनों जी रहा है, सहजीवित, दोनों प्रजातियों को लाभ हो रहा है। एक प्रजाति को लाभ हो और दूसरे को हानि हो तो उसे बोलते हैं परजीविता। परजीविता आपको मालूम है, एक पर मतलब दूसरे पर आश्रित है, तो एक को आपको लाभ होगा दूसरे को हानि होगा। उसी तरह एक पूछा, दोनों प्रजातियों को हानि हो। अगर दोनों प्रजाति को हानि हो रही है तो उसे बोलेंगे प्रतिस्पर्धा। अगर प्रतिस्पर्धा होगा, अगर दो जीवों को लड़ाया जाएगा तो उसमें दोनों जीव को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। जबकि एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव अप्रभावित हो, उसको बोलेंगे सहभोजिता। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने पारिस्थितिकी में प्रतिस्पर्धा बहिष्करण सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो ये किया था आपको J.F. गॉस ने। J.F. गॉस के द्वारा पारिस्थितिकी में प्रतिस्पर्धा बहिष्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, INC के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे लोकप्रिय सिद्धांत है, इनसे जुड़े हुए नेता है। जैसे सुरक्षावाल, तो सुरक्षावाल आपको बता दें, सुरक्षावाल जो कहा गया था ये किए थे लाला लाजपत राय द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। षड्यंत्र, तो षड्यंत्र जो है ये RP दत्त, जो ऊपर दिया हुआ है RP दत्त, ये भी सुमेलित नहीं है, हम सुमेलित कर देते हैं। लाइटिंग कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर है जो GK गोखले के द्वारा। तो इसका ये एक सुमेलित दिया हुआ है। इसमें पूछा है कितने सुमेलित है, सिर्फ एक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन जो स्थापना हुआ था उसके बारे में कहा गया था। तो इसमें कौन से नेता क्या बोले थे वही पूछा है। तो राइट आंसर इसका एक हो जाएगा, सिर्फ एक ही है जो लाइटिंग कंडक्टर है, वो GK गोखले द्वारा किया गया, बाकी दोनों का हम मिलान कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, चरमपंथी नेतृत्व समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने केवल संवैधानिक पद्धति का उपयोग करने पर जोर दिया। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका कथन कि चरमपंथी नेताओं ने संवैधानिक पद्धति का उपयोग करने पर जोर नहीं दिया, बल्कि ये प्रत्यक्ष कार्रवाई करते थे और जन आंदोलन सहित अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण का वकालत करते थे। इसमें थे आपको मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। बाल। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट ये गलत हो जाएगा। उन्होंने स्वराज्य को भारत की समस्याओं का समाधान बताया। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने स्वराज्य को भारत के समस्याओं का समाधान बताते हुए आंदोलन किया था। तो इसमें कौन सा सही है, सिर्फ कथन दो सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। तो सूरत विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, जो हुआ था 1907 में। इसी में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो विभाजित हो गया था दो भागों में, गरम दल और नरम दल में। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्येंद्र सिन्हा कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। तो
ये आपका सही है कि जो सत्येंद्र सिन्हा थे वो भारतीय कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1919 में शामिल हुए थे। कथन 2 है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, 1909 में जो पार्लियामेंटो हुआ था उसमें पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। गैर अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था, तो ये गलत हो जाएगा। गैर अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाना था बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। तो इसमें कौन सा सही है? 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला दूसरा सत्याग्रही था? तो दूसरा सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि पहला तो पहला सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे थे। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे और तीसरा सत्याग्रही राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेता भारतीय स्वतंत्रता की वर्लिन समिति से संबंधित थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के वर्लिन समिति से सदस्य संबंधित थे, वो थे आपको वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भारतेंद्र दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य कुछ नेताओं ने जिमरेमैन योजना के तहत जर्मनी विदेश कार्यान्वयन की सहायता से ये बर्लिन समिति के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित नियमों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे हस्तांतरित विषय माना जाता है? तो हस्तांतरित विषय के बारे में पूछ रहा है, तो सही बात है कि भारतीय सरकार अधिनियम जो 1919 में आई थी उसमें प्रांतीय सरकारों के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। तो उसमें जो हस्तांतरित भाग थे उसमें थे शामिल आपका जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि। तो इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय सरकार है, वित्त नहीं है। आपको वित्त था जो ये आरक्षित था। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता टॉल्स्टॉय परिवार से और फिनिक्स फॉर्म से जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़े हुए थे महात्मा गांधी। को मालूम है कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे और ये टॉल्स्टॉय परिवार से जुड़े हुए थे। तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, और बता दें ये पहला फिनिक्स फॉर्म था जिसे 1904 में नेटाल में स्थापित किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासनीय प्रणाली की शुरुआत की। तो बिल्कुल सही है कि 1919 का अधिवेशन था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जैसे एक तरफ आंदोलन, एक तरफ संबंधित। चंपारण सत्याग्रह 1917, तो ये आपका पहला असहयोग आंदोलन नहीं, ये नहीं था। पहला भूख हड़ताल भी नहीं था, पहला सामूहिक हड़ताल। तो बिल्कुल इसका मिलान हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि ये पहला असहयोग आंदोलन नहीं है, बल्कि ये है एक पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें अवज्ञा किया गया था, मना किया गया था। तो इसका इधर दिया हुआ है, हम मिलान कर देते हैं सही। अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो इसमें पहली बार भूख हड़ताल किया गया था 1918 में जो हुआ था, ये सही सुमेलित है। रोलेट सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये पहली सामूहिक हड़ताल थी, तो ये भी राइट दिया हुआ है। अखेरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, ये पहला असहयोग आंदोलन था, पहला असहयोग था ये। तो इसमें राइट आंसर सिर्फ 2 और 3 सुमेलित है। कितने कथन सुमेलित है? 2 कथन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगा खा खोज नवपाषाण काल में आग की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। तो आग की खोज नवपाषाण काल में हुई थी, ये बात आपका गलत हो जाएगा।
क्योंकि आग की खोज पूर्ण पाषाण काल में हुई थी, न कि नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पशुओं को पालतू बनाना पुराण पाषाण काल में शुरू हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा, बल्कि पालतू जो बनाया गया था वो मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। और तीसरा कथन है कि फसल की खेती ताम्रपाषाण काल के दौरान शुरू हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा, ताम्रपाषाण नहीं बल्कि नवपाषाण के दौरान। तो याद है तीनों कथन गलत दिया हुआ, उपयुक्त गलत ही पूछा है, तो तीनों कथन गलत है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम राजनीतिक इकाइयों को आरोही क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो ये करता है, जैसे सबसे छोटा जो होता था कुल होता था, उसके बाद ग्राम होता था, उसके बाद विष होता था, उसके बाद जन होता था। बता दें कुल के जो प्रमुख होते थे कुलपति, ग्राम के ग्रामिणी, विष के विषपति और जन का गोप या गोपति। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभा और समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक सभा और वैदिक समिति जो थी उसके बारे में पूछा है। सभी कुलीनों की एक संस्था थी, तो बिल्कुल सही है कि सभी कुलीनों की एक संस्था थी, उसी को वैदिक सभा बोलते थे, समिति बोलते थे। समिति एक जनजातीय संस्था थी जहां जनजातीय के सदस्य जनजातीय मामलों के प्रबंधन के लिए एकत्रित होते थे। तो ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन के विकास से कौन जुड़ा हुआ है? तो लोकायत दर्शन के विकास से जो जुड़ा हुआ है वो है आपका वृष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृष जो है वो लोकायत दर्शन के विकास से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों में राजा मिनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन किया है? तो ये किया गया है नागसेन और मिलिंद के द्वारा जो संवाद हुआ था उसी का वर्णन मिलिंद पन्हों में किया गया है, जिसमें प्रश्न पूछ रहे थे राजा मिलिंद और उसके उत्तर दे रहे थे नागसेन जो एक बौद्ध भिक्षुक थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए संविधान का विचार जो प्रस्तुत किए थे उनका नाम था आपको महेंद्र नाथ रॉय, सॉरी सही है, बिल्कुल सही है, महेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय जिनको बोलते हैं, एम.एन. रॉय, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने ही पहली बार प्रस्तावित किया था संविधान का विचार। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा, बल्कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों दोनों ने इसका बहिष्कार किया था। इसने भारत को एक संप्रभु, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। तो ये बात भी गलत हो जाएगा कि आपको मालूम होगा कि जो सामाजिक है और धर्मनिरपेक्ष है ये बाद में संविधान में जोड़ा गया है, ये उस टाइम था ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो इसमें पूछा है कौन सही है, सिर्फ कथन एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा का पहला सत्र 9 जून 1946 को आयोजित किया गया था। तो ये बात आपका ये आपका पूछा है संविधान सभा का पहला सत्र 9 जून 1946, ये गलत हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि पहला संविधान सभा का सत्र जो था वो 9 दिसंबर को हुआ था, तो गलत हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी को संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष चुना गया था। तो ये आपका कथन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनको पहला उपाध्यक्ष नहीं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चौथा कथन भी देख लेते हैं। जनगण मन को 24 जनवरी 1947 को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ये बात गलत हो जाएगा आपको। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को, यहाँ पे 1947 दे दिया है, यही गलत है। तो इसमें सही कौन सा है? कथन सिर्फ सी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, जैसे सही सुमेलित देखना है कौन कौन सही है। सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और ये उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल बनने वाली महिला है। हंसा मेहता, तो हंसा मेहता आपको ये बॉम्बे से जुड़ी हुई है, ये बॉम्बे से है, जो गलत हो जाएगा, इसमें मद्रास दिया है। राजकुमारी अमृत कौर, ये आपका पंजाब से है, जबकि इसमें बॉम्बे दिया है, तो पंजाब हो जाएगा इसका। और सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ये भी बात याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। इसमें सही सुमेलित सिर्फ 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को, जैसे चुनाव, तो चुनाव क्या है? भाग 15 में है, भाग 15 में डी हो जाएगा। न्यायाधिकरण, तो न्यायाधिकरण है 14 का ए, तो इसका बी हो जाएगा। और आधिकारिक भाषा, ये भाग 17 में है, तो आधिकारिक जो राजभाषा है ये भाग 17 हो जाएगा। वही है आपातकालीन प्रावधान, तो ये 18 में है, तो इसका राइट हो जाएगा, जैसे 1 का डी, 2 का बी, 3 का सी और 4 का ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति दिसंबर 1955 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। 1953 में फजल अली आयोग बना था। के.एम. पणिकर और एच.एम. कुंजरू अन्य सदस्य थे, तो ये बात सही हो जाएगी कि इसमें सदस्य के रूप में के.एम. पणिकर और एम.एन. कुंजरू अन्य सदस्य थे, जबकि अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। इसने एक भाषा और एक राज्य सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। इन्होंने एक भाषा और एक सिद्धांत का स्वीकार नहीं किया था, बल्कि इन्होंने इसे खारिज कर दिया था, नहीं माना था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ कथन 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसमें निहित है? तो वित्तीय आपातकाल जो घोषित किया गया है ये करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। वैसे बता दें कि आपातकाल 3 तरह के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल 352, संवैधानिक संवैधानिक आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू जो होता है वो होता है अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, और तीनों को राष्ट्रपति लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, इसे आयरिश संविधान से उधार लिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि जो मौलिक कर्तव्य है वो यूएसएसआर से अर्थात सोवियत संघ रूस से लिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकार जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे संविधान सभा में जोड़ा गया था। यह प्रक्रिया में न्यायोचित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि ये आपका मौलिक कर्तव्य गैर न्याय संगत है, बल्कि न्याय संगत नहीं है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? सिर्फ 2 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट निजी संस्थानों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो निजी संस्थानों के विरुद्ध जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात इसका 2 सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है
इसे जो है निजी संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है। और जो परमादेश है ये एक तरह का आदेश है। निषेध ये कोर्ट के लिए होता है, जो न्यायालय है। और उत्प्रेषण, ये उत्प्रेषण भी उसी के लिए है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। तो कथन 2 सही है, इसमें सही पूछा है, तो कथन 2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? 149। तो ये संबंधित है आपको चुनाव मामलों के न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। तो चुनावी जो मामले होते हैं वो न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए, इस पर रोका गया है, ताकि चुनावी सही ढंग से किया जा सके और उसमें कोई रुकावट जल्दी ना आए। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बजट शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है बजट शब्द का, बल्कि उल्लेखित है वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। और वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है अनुच्छेद उसमें है 112 में, याद रखिएगा 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है, जबकि बजट का कोई चर्चा नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, जिससे समितियां है और एक तरफ संबंधित है, जैसे सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग आपका हो जाएगा एक का केंद्र राज्य संबंध, इसके लिए सरकारिया आयोग है। शाह आयोग जो था ये था भारतीय आपातकाल से संबंधित। संथानम आयोग ये था आपका भ्रष्टाचार से संबंधित। और धर आयोग तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। याद रखिएगा, जो आया था धर आयोग की अगर स्थापना बता दे तो 17 जून 1948 को आया था धर आयोग। तो इसमें सही हो जाएगा 1 का 4, 1 का डी, और बी 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक और शब्द जोड़ा गया था, एक अखंडता। बिल्कुल सही, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 ऑप्शन सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है? तो मूल क्षेत्राधिकार में आता है रीट जारी करने की शक्ति। ये आपका बिल्कुल सही है कि रीट जारी कर सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए, यह भी एक सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष रूप से बांध निर्माण, सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल बांध के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई थी। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और बचत का बढ़ावा देने के लिए महत्व पर जोर देती थी। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, और ये जो योजना थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1 वृद्धि का, लेकिन इसमें हुआ था 3.1। तो ये एक सफल पंचवर्षीय योजना थी, कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पंचवर्षीय योजना। वहीं दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो था महालनोबिस मॉडल पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए
केंद्र और राज्य सरकार को आईटी अवसंरचना और सेवा प्रदान करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे कंपनी अधिनियम 2023 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो जीएसटी नेटवर्क है ये एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि भारत में जीएसटी क्रियान्वयन के लिए संचालित रूप से संरचना तैयार करना है। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं? तो कौन सा सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं? मानव विकास सूचकांक बिल्कुल सही है। और आपका क्या है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये नहीं किया जाता है, ये बल्कि किया जाता है आपको ये सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, SDSN। लैंगिक असमानता सूचकांक बिल्कुल सही, ये भी है यूएनडीपी के द्वारा। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, तो ये किया जाता है आपको WEF, विश्व आर्थिक मंच, WEF। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति सदैव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो ये गलत हो जाएगा कि मुद्रास्फीति हमेशा हानिकारक नहीं होती है, बल्कि मुद्रास्फीति का अर्थ आम तौर पे होता है कि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि यह व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करती है। मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो तो ये क्रय शक्ति को घटा देती है और तब समस्या उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में, तब ये हानिकारक होती है। इसलिए मुद्रास्फीति हमेशा के लिए हानिकारक नहीं मान सकते हैं, बल्कि कुछ ऐसे सूचकांक है कि मुद्रास्फीति इस लेवल पे गिर जाए तब उसको हानिकारक मानेंगे। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति से देनदार को लाभ होता है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि मुद्रास्फीति से देनदार जो है उसको लाभ होता है। तो इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक गलत है दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार EGB को अनुमति नहीं है? तो ये है आपका इक्विटी निवेश, बिल्कुल सही। बैंकों सहित ऋण, ये नहीं होगा। रियल एस्टेट बिल्कुल सही है। पूंजी बाजार में निवेश, ये भी सही है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि जो इक्विटी निवेश रियल एस्टेट, तो आपको बता दें कि जो बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति नहीं है, वो आपको इक्विटी निवेश, रियल एस्टेट, पूंजी बाजार, इसके साथ ही साथ आपको सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य, ये भी है। जबकि जो बाह्य उधार को निम्नलिखित में से जो अनुमति देता है वो है बुनियादी ढांचे का विकास, पूंजीगत व्यय, विस्तार परियोजना, प्रयोजित वित्त और पुनर्वित्ति। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में सभी लोगों को ऋण प्रदान करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि बैंकों के संदर्भ में ये कथन गलत हो जाएगा। यह भारत के सभी लोगों को ऋण प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये जांच करता है कि कौन ऐसा है जो इसको ये ज़रूरत है, जो देने में सक्षम है, तो उसी जैसे लोगों को ये देता है ऋण, बल्कि सभी लोगों को ऋण प्रदान नहीं करता है। मानक नकद आरक्षित अनुपात CRR और वैधिक तरलता अनुपात SLR बैंकों पर लागू होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंकों पर लागू होता है, और SLR ये भी बैंकों पर लागू होता है, जिसे वैश्विक तरलता अनुपात बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है सही कौन सा है, कथन 2 सही है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कीजिएगा
और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।